नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि इंडिया में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लगभग 1.5 टू 1.7 लाख के केसेस रोज डेली आ रहे हैं। और इन सब के बीच में आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जो है इलेक्शन चल रहे हैं, पंचायत ग्राम पंचायत वाले, और असम में चल रहे हैं विधानसभा के चुनाव, और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। वहाँ पर भी मास स्केल पर रैलियाँ हो रही हैं। और वहीं पर अगर एक साइड हम देखें तो हरिद्वार में कुंभ का मेला लग रहा है, जो कि 12 साल बाद लगना था, लेकिन पता नहीं अनफॉर्चुनेटली वो 11 साल बाद ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही है। पूरे देश भर से वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लोग बाग आते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, जब कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है तो वहाँ पर हम सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क वियरिंग मास्क का वॉयलेशन कर रहे हैं, या फिर किस हद तक हम उस चीज़ पर एकदम खरे तौर पर उतर रहे हैं कि हम उस जो भी रूल बनाए हुए हैं गवर्नमेंट के, उनको हम वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए, इंडिया के बीच में ही एक ऐसा देश भी है, मतलब कि जहाँ इंडिया इतनी नाकामयाबी बरत रहा है, मतलब कि लापरवाही बरत रहा है, वहीं पर क्या है, एक देश ऐसा भी है विश्व में जिसने अपने रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू अपने पीएम तक को नहीं छोड़ा। मतलब कि अगर पीएम ने भी वो वॉयलेशन किया है, पीएम ने भी अगर मास्क नहीं पहना है या फिर उन्होंने भी अगर गैदरिंग की है, तो वहाँ पर भी उनको फाइन भरना पड़ा। उस देश का नाम है नॉर्वे। तो इसे न्यूज़ के बारे में भी मैं बात करूँगा। और जो इस समय मान लीजिए जो कुंभ का मेला है या फिर रैलियाँ है या फिर इलेक्शन है, इन सब का क्या प्रभाव पड़ रहा है कोविड-19 पर। अगर आप उन स्टेट के केसेस भी खोल के देखोगे तो वहाँ के केसेस इतनी तेज़ ग्रो नहीं कर रहे, जहाँ जैसा कि जहाँ पर इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है या फिर नाइट कर्फ्यू लग रहा है, वहाँ पर ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उस सब के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, और लगभग क्या 9 अप्रैल का आर्टिकल है। और इसमें बताया कि नॉर्वे पीएम फाइंड बाय पुलिस ओवर कोविड-19 रूल्स वायलेशन। तो नॉर्वे की जो पीएम थी, उन्होंने क्या मतलब कि उन्होंने कोविड-19 का रूल का वॉयलेशन किया। तो उसमें उनको क्या हुआ, 20,000 से ज़्यादा उन्हें नॉर्वेन क्राउन्स वहाँ की मुद्रा है, उन्हें भरने पड़े, मतलब फाइन भरना पड़ा उनको। और जो कि लगभग $2,352 के करीब बैठता है। अब देखो, यहाँ पर नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और वहाँ के जो पीएम है वो है एर्ना सोलबर्ग। तो उन्होंने क्या काम किया था, उनका बर्थडे था 8 अप्रैल को। और जब उन्होंने एक 5 स्टार होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो उनके फैमिली मेम्बर ही थे। तो यहाँ पर इनका एक रूल था कि एक नियम था कि कोविड-19 के चलते इनको सिर्फ 10 मेंबर ही किसी पार्टी में बुला सकते हैं। लेकिन पता नहीं अनफॉर्चुनेटली इनको क्या हुआ, याद नहीं रही, या फिर इनके जो करीबी रिश्तेदार थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो इन्होंने क्या काम किया, 10 की जगह 13 मेंबर उन्होंने बुला लिए और वहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली। जैसे ही पुलिस को पता चला या फिर पुलिस में ये बात पहुँची, तो क्या हुआ, जो लोकल पुलिस थी वहाँ की, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स थी, उन्होंने क्या काम किया, इनके ऊपर केस दर्ज कर दिया। और कोविड-19 रूल वॉयलेशन का केस लगा करके इन पर जो फाइन था वो लगा दिया। अब अगर उनकी हम रुपए में बात करें तो 1.7 लाख रुपए के करीब वो बैठता है नॉर्वे के पीएम ने। अब देखो, वहाँ पर इन्होंने ये फाइन भर भी दिया। और जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पर उन्होंने बताया भी, जो पुलिस थे, मतलब पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि उनके बर्थडे पर जो 10 से ज़्यादा, मतलब 3 मेंबर ज़्यादा हो गए थे, तो उनके 3 मेंबर के होने पर रूल वॉयलेशन हुआ है। इस वजह से जो भी वहाँ पर इनके ऊपर पनिशमेंट लगना था वो लगा है। और उन्होंने बताया कि अगर कोई आम नागरिक इस तरीके की गलती करता तो एक बार को उनको वार्न किया जाता, लेकिन अगर जानी मानी हस्ती या फिर देश का लीडर ही इस तरीके की एक्टिविटी करेगा तो पब्लिक तो पूरी तरीके से, मतलब कि लापरवाही बरतेगी। और इस बात में कोई डाउट नहीं है, अगर किसी घर का कोई मुखिया जो अगर लापरवाही बरतता है तो नीचे के मेंबर ऑलमोस्ट सभी मेंबर लापरवाही बरतने लगते हैं। तो ये आप छोटे से समाज में भी देखने को मिल सकती है ये सब बातें। तो ये बात थी, देखिए नॉर्वे की बात थी, और नॉर्वे में किस हद तक रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। एक छोटा सा देश इसी तरह से डेवलप होता है, और बड़े देश को भी अगर सीढ़ी बाई सीढ़ी अगर उन पर सब चीज़ों पर वो अगर अच्छे से स्टेप रखते हैं तो वे भी इसी तरह ग्रो कर सकते हैं। तो देखो, बढ़ते हैं यहाँ पर कि कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैंने बताया था कि 12 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 4 जगह कुंभ लगता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, उज्जैन। प्रयाग मतलब प्रयागराज, जैसा कि उसका नाम पहले इलाहाबाद था। तो देखो, वहाँ पर क्या है, पिछले साल 2019 में लगा था वहाँ पर, कहाँ, प्रयागराज में लगा था 2019 में। और यहाँ पर अब लगा हरिद्वार में, महाकुंभ लगा है ये भी। यहाँ पर भी जो आसपास के देश है, जैसे कि हमारे पास हो गया नेपाल हो गया, और
अपना देश भारत का तो ऑलमोस्ट सारा साउथ से लेकर के ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सारे जगह से लोग आते हैं यहाँ पर और गंगा स्नान करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर दर्शन भी करते हैं, सुबह शाम की आरती ऑर्गेनाइज कराते हैं। लेकिन जब कोविड-19 इतनी बुरी तरह से फैल रहा है तो क्या यहाँ पर लोग मास्क पहन करके पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? नहीं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी वो रख पा रहे होंगे? नहीं। टोटली ये डिपेंड करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से कितनी अवेयर है कोविड-19 के लिए। आप देखो यहाँ पर अभी पिछले महीने में क्या हुआ था, तीरथ सिंह रावत जो थे उत्तराखंड के सीएम थे, उन्होंने क्या दिया, इस्तीफा दे दिया। और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तीरथ सिंह रावत जो थे अब वो बन गए वहाँ के चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने देख लिया किस तरीके से एक्शन लिया कि उन्होंने महाकुंभ ऑर्गेनाइज करा लिया। जब 12 साल बाद अगर ऑर्गेनाइज हो सकता था तो वाई नॉट बी कंडक्टेड इन 2022। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2022 में क्या है, शायद उनके कुछ और प्लानिंग रही हो, चाहे गवर्नमेंट को लेकर या ऑफिशियली उनकी कोई भी रीज़न रहा हो, तो उन्होंने एक तरीके से पूरे देश को अवेयर करते हुए और 2021 में ही 11 साल बाद ही ऑर्गेनाइज करा लिया। ऑलमोस्ट 4-4 साल के अंतराल में चारों जगह ऑर्गेनाइज किया जाता है कुंभ मेला। जैसे 4 साल बाद अभी जैसा हरिद्वार में लग रहा है तो हरिद्वार के 4 साल बाद लगेगा, फिर से उज्जैन के 4 साल बाद लगेगा, प्रयाग के 4 साल बाद लगेगा, नासिक में। मतलब कि 4 जगह लगता है तो 4-4 साल के अंतराल से हर जगह कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब दूसरी ओर क्या होता है, देखो अभी मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो देखी, वो भी एक प्रोफेशनल चैनल है, बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे टॉपिक को क्लियर करते हैं। लेकिन उन्होंने भी क्या काम किया, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने कुंभ की जो रियल स्थिति थी उसको उन्होंने पब्लिश नहीं किया या उसको एक तरीके से उन्होंने अवॉइड किया है और बताया है कि क्या बोलते हैं, कोविड-19 के चलते वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही जितनी वो बताए जा रहे हैं। हालांकि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो सोशल मीडिया में फ़ोटो वायरल हो रही है कि इतना तगड़ा कुंभ में इतनी भीड़ लगी हुई है, वो एक तिकोना शेप में फ़ोटो पब्लिश हो रही है जो कि एक तरीके से हम बोल देंगे वो लैंड एरिया है प्रयागराज की। अगर आप देखोगे त्रिवेणी संगम का वो वहाँ का लैंड एरिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो उस टाइम की फ़ोटो है। लेकिन जो मैं इस समय फ़ोटो दिखा रहा हूँ ये 2021 की है और रियल फ़ोटो है ये 2021 की है और कुंभ मेले की फ़ोटो है। तो यहाँ पर भी कम मात्रा में भीड़ नहीं है। और हरिद्वार को तो आप सभी जानते हो, ऑलमोस्ट सभी लोग गए होंगे, तो हरिद्वार को देख करके बता सकते हैं कि ये फ़ोटो हरिद्वार की है या फिर प्रयागराज की है। तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अब बात करते हैं जो इलेक्शन रैलियाँ चल रही है। अब यहाँ पर आप फोटो देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं, अमित शाह जी के पीछे जो एक इनका बॉडीगार्ड खड़ा है, तो इन्होंने क्या कर रखा, मास्क पहन रखा है। ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे कि ये रैली मतलब पिछली नहीं है ना, तो ये उसकी लोकसभा की होंगी, तो मतलब कोविड-19 के बाद की ही रैली है। और बात की क्या, ये पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहे हैं वहाँ की रैली है। तो जो यहाँ का मतलब हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा, जबकि उनका गार्ड जो है उसने मास्क पहन रखा। तो ये चीज़ क्या दिखाती है, मतलब क्या अगर हमारे अगर गृह मंत्री मास्क पहन लेते हैं तो क्या ये जनता को एक संदेश नहीं जाता, जो इनके सामने इतनी बड़ी मात्रा में क्राउड इकट्ठा हो रही है, क्या इनमें स्प्रेड कोविड-19 का नहीं हो रहा होगा? डेफिनेटली हो रहा होगा। और आपने अभी सुना होगा कि कई सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लग गया, नाइट लॉकडाउन लग गया कि रात के 9 बजे से बाहर नहीं निकला। क्या भीड़ रात में ज़्यादा स्प्रेड करती है कि दिन में ज़्यादा स्प्रेड करती है? आप जो हो लोगों से रात में ज़्यादा मिलना पसंद करते हो कि दिन में ज़्यादा मिलना पसंद करते हो? दिन में आप ऑलमोस्ट 10 से 20 लोगों से तो मिनिमम मिलते होंगे, लेकिन रात में क्या आप कितने लोगों से मिलते होंगे? हद से ज़्यादा अपने जो पड़ोसी होंगे उनके पास चले जाते होंगे, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। तो फिर इस तरीके के नियम बनाने से गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, वी डोंट नो। और उनकी प्लानिंग क्या चल रही है इस बारे में वो भी गवर्नमेंट जानती है। अब देखिए, अगर इस तरीके से चुनाव पर कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर दोनों आराम से जाकर के रैलियाँ कंडक्ट कराते हैं और प्रमोट करते हैं अपने चुनावी मुद्दे को, जो भी उनके मुद्दे हैं। तो क्या इस टाइम पर उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि कोविड-19 को नज़र में रखते हुए उन्हें एक फेथफुली कंडक्ट कराना चाहिए इलेक्शन? अब जैसे मान लिया असम में चल रहा है और वेस्ट बंगाल में चल रहा है, और 2022 में अगर कोरोना वायरस इसी तरह चलता रहा तो 2022 में यूपी में भी चुनाव है, तो यूपी में भी आपको सेम हाल देखने को मिलेगा। और इस समय कोरोना 1,70,000 के आसपास केस आ रहे हैं, मैंने बताया था। अब यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, यहाँ पर ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो इन्होंने ये तो बता दिया कि स्कूल बंद हो जाएंगे, कोचिंग संस्थान बंद हो जाएगी। क्या कोचिंग संस्थान और स्कूल जाने से ही बच्चों में कोरोना स्प्रेड होगा? जबकि आप सभी जानते हो कि ऑलमोस्ट कोरोना ज़्यादातर इफेक्ट जो होता है ओवर एज को हो रहा है, मतलब कि 30 या 35 प्लस जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, मतलब उनमें ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो
अगर कोचिंग संस्थान इनको बंद करनी है, इस चीज़ से क्या एक निगेटिविटी बता रहा हूँ मैं, अपने जो पर्सनल ओपिनियन है मैं ये बता रहा हूँ, ये एकदम घटिया तरीके की सोच रखते हैं लोग बाग, जो भी हमारे नेतागण हो या कोई भी हो, इस तरीके की प्लानिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर मान लिया हम फ्रीली कंडक्ट करा सकते हैं इलेक्शन रैलियाँ, या फिर फ्री कंडक्ट करा सकते हैं हम कुंभ मेला या किसी भी तरीके का मेला कंडक्ट करा सकते हैं, तो वाई नॉट बी ओपन टू द कोचिंग सेंटर एंड स्कूल ऑल्सो। तो हम स्कूल और कॉलेज को क्यों नहीं ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो भी टीचिंग डिपार्टमेंट से जुड़े होंगे, हालांकि ऑनलाइन में अगर थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा है तो उन लोगों का तो चलो ठीक है कि ऑनलाइन उनकी पढ़ाई चल रही होगी जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली श्योरली बोल सकता हूँ कि जितने भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनकी बच्चे क्या हो रहे होंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं मानता भी हूँ अगर गवर्नमेंट को अच्छे से डिसीजन लेने चाहिए तो एजुकेशन के प्रति लोगों को अवेयर करना चाहिए। पिछले 2 साल से एजुकेशन सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। पिछले 4 महीने में भी अगर जो कोचिंग संस्थान खुली थी तो इस तरीके से उन्होंने फ्लो नहीं पकड़ा है, जैसा फिर से आकर के इन्होंने स्टॉप लगा दिया और अनलिमिटेड टाइम के लिए कंटिन्यू वे क्या कर रहे हैं, उनकी क्लोजिंग बढ़ा दे रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में लगी थी 4 अप्रैल तक, 4 अप्रैल के बाद हुई 11 अप्रैल तक, 11 अप्रैल आई नहीं थी और 20 अप्रैल तक लगी और 20 अप्रैल अभी आई नहीं और अगली डेट पहले आ गई कि 30 अप्रैल तक क्या होगा, लॉकडाउन लगा रहेगा। लॉकडाउन किन के लिए लगा रहेगा, उनके लिए कि कोचिंग संस्थान बंद रहेगी और स्कूल बंद रहेंगे और कॉलेजेस बंद रहेंगे, बाकी सब चीज़ ओपन रहेगी। शराब दारू सब चीज़ें चलती रहेगी। चुनावी रैलियाँ कितनी करो, कितने ही मेले में जाओ, डजेंट मैटर। अगर तुम कुंभ मेले में जाते हो तो निगेटिव रिपोर्ट लेके जाओ और कुंभ मेले में पहुंच जाओ, निगेटिव रिपोर्ट भी एकदम बन जाएगी, है ना। और अगर आपने बोल दिया कि मैं रैली में जा रहा हूँ तो रैली में जाने पर भी आपको कोई टैक्स नहीं, बशर्ते अगर आपने रात के 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद बोल दिया ना कि मैं अपना ज़रूरी का सामान लेने जा रहा हूँ, दिन भर में मुझे समय नहीं मिला, तो आप पे डंडा चार्ज हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जितना ही मैंने बताया, और इन सब बातों से आप भी अवेयर होंगे। हालांकि कोई इस बातों पर डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि इन सब के बारे में अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो लोगों के सामने क्या छवि बनती है कि यू आर द एंटी नेशनल, मतलब कि देशद्रोह का मामला आ जाता है सामने। पर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।